दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो जनसंख्या के हिसाब से वह दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश होता। दूसरी ओर दक्षिण भारत के पूरे पांच प्रमुख राज्यों की कुल आबादी देश का महज 20% हिस्सा है। और ये डिफरेंस सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि भारत के फ्यूचर की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी के डायरेक्शन को भी तय करने वाला एक बड़ा रीजन बन सकता है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच बढ़ती हुई इस खाई की। देखिए, एक तरफ तो नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के स्टेट्स हैं जहां आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और रिसोर्सेज पे दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी तरफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के स्टेट्स हैं जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर काफी हद तक काबू पाया है और कई आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों में काफी आगे है नॉर्थ इंडिया से। इस विभाजन के काफी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, शासन से लेके पॉलिसी मेकिंग तक, सोशल सर्विसेज से लेकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तक। तो आइए इसे थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पे हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। देखिए, हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक रूप से दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्रों को व्यापार और शिक्षा में शुरुआती बढ़त मिली, जबकि उत्तर भारत लंबे समय तक कृषि और पारंपरिक ट्रेडिशनल ढांचों में उलझा रहा। कॉलोनियल टाइम में यानी ब्रिटिश एरा के समय में दक्षिण में मिशनरीज और अंग्रेजों ने स्कूल कॉलेजेस खोलकर आधुनिक संस्थानों की नींव रखी। उत्तर में उल्टा हुआ, इसके विपरीत उत्तर में औद्योगिकीकरण और शिक्षा प्रसार काफी धीमा रहा। आजादी के बाद संघीय व्यवस्था में दक्षिणी राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देकर काफी तेज प्रगति की, जबकि कई उत्तरी राज्य इन्हीं क्षेत्रों में चुनौतियों से जूझते रहे। पिछले कुछ डेकेड्स में उत्तर और दक्षिण भारतीय की जनसंख्या वृद्धि दरों में भारी अंतर देखा गया है। साउथ के स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट के जरिए कुल प्रजनन दर को काफी तेजी से गिराया है। केरला और तमिलनाडु में जहां प्रति महिला औसत बच्चे लगभग 1.8 रह गए हैं, जो कि रिप्लेसमेंट दर यानी 2.1 से भी कम है, वहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों में यह दर अभी भी करीब 3 के आसपास है। इसी कारण साउथ की पॉपुलेशन लगभग स्थिर होने की ओर बढ़ रही है, जबकि नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या विस्फोट अभी भी जारी है। देखिए, भारत की पूरी पॉपुलेशन का लगभग आधा हिस्सा उत्तर भारत के कुछ राज्यों में है, जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख 5 राज्य मिलकर सिर्फ 20% के आसपास पॉपुलेशन बनाते हैं। तो आने वाले वर्षों में जनसंख्या वृद्धि भी असमान रहने की आशंका है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2011 से 2036 के बीच देश की जनसंख्या में जितनी बढ़ोतरी होगी, उसका सिर्फ 9% हिस्सा साउथ के स्टेट से आएगा, जबकि अधिकांश वृद्धि उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित रहेगी। दक्षिण में आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और उत्तर में जनसंख्या में युवाओं का हिस्सा बहुत बड़ा है। आर्थिक मोर्चे पर भी उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन स्पष्ट है। दक्षिण भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं आकार और प्रति व्यक्ति आय दोनों में नॉर्थ के स्टेट से बहुत आगे हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका का कंबाइंड आर्थिक उत्पादन यूपी और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों से भी बड़ा है, काफी बड़ा है। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय भी दक्षिण में उत्तर से औसतन 20 से 30% ज्यादा है, और केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो यह अंतर लगभग दोगुना हो चुका है। साउथ में आईटी, ऑटोमोबाइल और सर्विसेज इंडस्ट्री का काफी तेजी से विकास हुआ है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहर इसकी मिसाल हैं, जबकि नॉर्थ के स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन की रफ्तार काफी धीमी रही है। साउथ की गवर्नमेंट्स ने बेहतर बुनियादी ढांचा, सुशासन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों पर ध्यान दिया, जबकि नॉर्थ में कई प्रदेश बुनियादी डेवलपमेंट चैलेंजेस से जूझते रहे हैं। परिणाम स्वरूप दक्षिण का बड़ा हिस्सा बड़ा लेबर फोर्स
इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर में लगकर समृद्ध हुआ है, जबकि यूपी या बिहार या नॉर्थ इंडिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी कृषि और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है। केंद्र राज्य विधि के रिलेशंस में भी ये असंतुलन दिखाई देता है। वित्त आयोग के वर्तमान फॉर्मूले में आबादी एक मेजर मापदंड है, जिसके चलते बड़ी जनसंख्या वाले गरीब राज्यों को सेंटर से ज्यादा टैक्सेस मिलते हैं। साउथ के राज्यों का तर्क है कि वे देश के रेवेन्यू में बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन विभाजित निधि निधि में उनका हिस्सा काफी कम रह जाता है। आंकड़ों के मुताबिक 5 प्रमुख साउथ के स्टेट्स देश के कुल इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्शन का करीब 25 से 30% देते हैं, पर केंद्र से टैक्स में उन्हें सिर्फ 15% हिस्सा मिलता है। उनका मानना है कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई, उन्हें फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ रहा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और दूसरे लीडर्स ने तो यहाँ तक रिक्वेस्ट की है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों के साथ न्याय के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स में चेंज होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या असंतुलन का सीधा असर सामाजिक सेवाओं की मांग पर भी पड़ता है। नॉर्थ के स्टेट्स में युवा आबादी ज्यादा होने से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतें बेहद ज्यादा हैं। हर साल वहां रोजगार की तलाश में लाखों नए युवा आते हैं, जिनके लिए पर्याप्त नौकरियां सृजित करना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। स्कूल, कॉलेजों, हॉस्पिटल्स और टीकाकरण पोषण कार्यक्रमों पर लगातार प्रेशर बना रहता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हर साल बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं। अभी आप इसके विपरीत साउथ इंडिया को देखिए। साउथ में कम जन्म दर के चलते कई जगह स्कूलों में बच्चों की संख्या घट घट रही है। जी हाँ, घट रही है। लेकिन यह एक नई चुनौती तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी की भी है। केरल जैसे राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात देश में सबसे अधिक होता चला जा रहा है, जिससे पेंशन और वृद्धावस्था सेवाओं की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। कामकाजी उम्र के लोग घटने से दक्षिण के कुछ राज्यों में श्रमिकों यानी लेबर की भी कमी हो रही है, जिसकी भरपाई वे उत्तर और पूर्वी भारत, ईस्ट इंडिया से आने वाले माइग्रेंट लेबर के भरोसे कर रहे हैं। इससे इकोनॉमी को तो लाभ होता है, मगर भिन्न भाषा संस्कृति के लोगों के मिलने जुलने से सोशल समायोजन की चुनौतियां भी आती हैं। लोग एक दूसरे से बात करने में दिक्कत होती है, एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें आपसी समझ से सुलझाना होता है, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब बात आती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, जो इस डिवाइड से सीधा जुड़ा हुआ पहलू है। 1976 से लोकसभा सीटों के परिसीमन पर रोक लगी हुई है, जिससे कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को एक्स्ट्रा बेनिफिट न मिल सके। लेकिन 2026 में यह प्रतिबंध समाप्त हो रहा है। अगर उसके बाद सीटें आबादी के अनुपात में दोबारा तय हुई, तो यूपी, बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी और तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों की सीटें घट सकती हैं। अब साउथ के स्टेट्स को यह आशंका है कि यह उनके साथ इनजस्टिस होगा। भाई, उन्होंने आबादी पर काबू पाया, तो अब प्रतिनिधित्व घटने की कीमत क्यों चुकाएं? उन्होंने तो अच्छा काम किया ना। इसी वजह से कई नेता मांग कर रहे हैं कि या तो लोकसभा सीटों के परिसीमन को टाला जाए, या संसद में सदस्यों की कुल संख्या बढ़ाकर संतुलन बनाया जाए, जिससे कि किसी भी राज्य की सीट्स जो हैं वो कम ना हो। तो ये चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे कुछ स्टेप्स उठाए जाने की जरूरत है। जैसे कि जनसंख्या स्टेबलाइजेशन पे जोर देना होगा। उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास तेज करने चाहिए, जिससे कि ये स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। दूसरा, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार करना होगा। वित्त आयोग के फॉर्मूले में ऐसे परिवर्तन हो जिससे जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन मिले। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन के प्रदर्शन को अधिक महत्व देकर आबादी काबू रखने वाले राज्यों के साथ साथ न्याय किया जा सकता है इस तरीके से।
फिर रिप्रेजेंटेशन में बैलेंस बनाना होगा। लोकसभा सीटों के परिसीमन में ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे कम आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व घटे नहीं, चाहे इसके लिए संसद में कुल सीटें बढ़ानी पड़े या अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल उपाय अपनाए जाए। तीसरा फिर है कि क्षेत्रीय विकास पर निवेश करना होगा। उत्तर और पूर्वी भारत के पिछड़े इलाकों में शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश किया जाए ताकि लोगों को अपने राज्य में ही बेहतर अवसर मिले और क्षेत्रीय विकास का संतुलन थोड़ा सुधरे, जो इस वक्त काफी गड़बड़ हो चुका है। आखिर में उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ती खाई को पाटना भारत के एकजुट और संतुलित भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह चुनौती बड़ी है, लेकिन सही नीतियों, आपसी समझ और संघीय सहयोग के जरिए हम इस असमानता को कम कर सकते हैं और समावेशी विकास का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।